नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो भारत के दौरे पर हैं, लेकिन दिल्ली की गर्मी ने उन्हें भी परेशान कर दिया। इस बीच मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाने को लेकर जी न्यूज को जमकर फटकार लगी है। उधर कानपुर में आईटीबीपी जवान अपनी मां का कटा हाथ लेकर इंसाफ मांगता रहा और पुलिस कमिश्नर ऑफिस छावनी में बदल गया। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली की गर्मी से परेशान हुए रूबियो बोले, ये इंसानों वाली गर्मी नहीं। मुस्लिमों पर भ्रामक खबरें दिखाने पर एनबीडीएसए ने जी न्यूज को फटकारा। मां का कटा हाथ लेकर इंसाफ मांगता रहा जवान, कानपुर में दिन भर बवाल। दिल्ली हाईकोर्ट से विनेश फोगाट को राहत, एशियन गेम्स ट्रायल में मिली एंट्री। बीसीआई चेयरमैन का दावा, देश में 40% वकील फर्जी डिग्री वाले। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली की भीषण गर्मी पर मजाकिया अंदाज में कहा कि ये इंसानों वाली गर्मी नहीं है। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान के बीच रूबियो शनिवार को अमेरिकी एम्बेसी सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। रूबियो ने भाषण के दौरान कहा कि मैं अपना भाषण छोटा रखना चाहता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। मैं मियामी से हूं और वहां उमस भरी गर्मी होती है, लेकिन ये तो कुछ और ही है। कितना समय हो गया? उन्होंने पूछा कि कितना समय हो गया है कि अब तक ठंडक नहीं हो जानी चाहिए थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने भारत दौरे के दौरान आज सेवा तीर्थ में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। इस दौरान मार्को रूबियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का आधिकारिक निमंत्रण भी दिया। मुलाकात के बाद रूबियो ने इसे बेहद सकारात्मक और उपयोगी बैठक बताया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है और दोनों देश सुरक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग के नए क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। जानकारी के मुताबिक चर्चा के दौरान इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर भी दोनों देशों ने साझा रणनीतिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। अमेरिका ने भारत को इस क्षेत्र में एक अहम और भरोसेमंद साझेदार बताया है। इसके अलावा रक्षा सहयोग, सप्लाई चेन को मजबूत करने और उभरती तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सहयोग पर बढ़ाने की बात कही गई है। देश के न्यूज चैनलों की निगरानी करने वाली संस्था एनबीडीएसए ने जी न्यूज को 2 अलग अलग मामलों में कड़ी फटकार लगाई है। आरोप है कि चैनल ने बिना पुख्ता जांच के ऐसी खबरें चला दी जिनसे मुस्लिम समुदाय को गलत तरीके से निशाना बनाया गया और सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता था। पहला मामला दिल्ली की कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ था, जहां सड़क पर टूटे कांच मिलने की घटना को चैनल ने साजिश और जिहादी कार्रवाई से जोड़कर दिखाया। बाद में पुलिस ने साफ किया कि यह सिर्फ एक हादसा था, लेकिन एनबीडीएसए ने कहा कि चैनल ने बिना तथ्य जांचे बहस चलाई और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। दूसरा मामला बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले की खबर से जुड़ा हुआ था। आरोप है कि जी न्यूज ने पश्चिम बंगाल के एक पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान का वीडियो बांग्लादेश का बताकर प्रसारित किया। शिकायत मिलने पर एनबीडीएसए ने पाया कि चैनल अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं कर सका। संस्था ने कहा कि ऐसी रिपोर्टिंग पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। एक मामले में वीडियो हटाने का आदेश दिया गया है, जबकि दूसरे मामले में चैनल को भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। आज दिन भर कानपुर में बवाल मचा रहा। देश की सरहद पर तैनात जवान अपनी मां के लिए इंसाफ मांगता रहा, लेकिन सिस्टम की बेरुखी ने सबको झकझोर कर रख दिया। कानपुर में आईटीबीपी जवान विकास सिंह अपनी मां का कटा हुआ हाथ डिब्बे में लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। विकास का कहना है कि उनकी मां निर्मला देवी को सांस की तकलीफ के बाद कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनका हाथ काला पड़ गया और संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ गया कि आखिरकार हाथ काटना पड़ गया। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट आने के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट में साफ जवाब नहीं मिलने और डॉक्टरों को बचाने के आरोपों से नाराज आईटीबीपी के कमांडेंट और 50 से ज्यादा जवान शनिवार को कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। पूरा परिसर छावनी में बदल गया। जवानों ने अधिकारियों से मिलकर दोबारा निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। देश की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 30 और 31 मई को होने वाले एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। दरअसल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस साल नए नियम लागू करते हुए विनेश को ट्रायल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। साथ ही उन्हें 26 जून तक WFI इवेंट से बाहर भी कर दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अगर विनेश फोगाट ने मातृत्व अवकाश नहीं लिया होता और उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी नहीं किया गया होता तो वो ट्रायल में हिस्सा लेने की पूरी हकदार थी।
कोर्ट ने कहा कि मातृत्व किसी महिला खिलाड़ी के करियर में बाधा नहीं बन सकता। अदालत ने यह भी माना कि WFI की नई नीति पुराने नियमों से अलग और काफी हद तक खिलाड़ियों को बाहर करने वाली है। कोर्ट ने ट्रायल की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का आदेश दिया है। साथ ही खेल मंत्रालय को कहा गया है कि SAI और भारतीय ओलंपिक संघ के 2 स्वतंत्र पर्यवेक्षक ट्रायल की निगरानी करें और रिपोर्ट अदालत को सौंप दें। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। BCI का बड़ा दावा, 40% वकीलों की डिग्री फर्जी। सॉल्ट लेक स्टेडियम से हटी फुटबॉल वाली विवादित मूर्ति। दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का आदेश। 2 पासपोर्ट केस में बढ़ी आजम अब्दुल्ला खान की सजा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन और वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा ने कहा है कि देश में लगभग 35 से 40% वकील फर्जी डिग्री के आधार पर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वकील मनन का यह भी दावा है कि संस्था को इस समस्या के बारे में अच्छे से पता है और इस पर कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जब डिग्री वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई तो करीब 40% वकील ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, जिसकी वजह से इन लोगों पर शक ज्यादा हो गया। मनन का दावा है कि इस मामले की जानकारी CJI को भी दे दी गई है। मनन के दावे को लोग CJI की हालिया कॉकरोच वाली टिप्पणी से जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें पहले CJI ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा और जब बयान पर विवाद हुआ तो CJI ने सफाई पेश करते हुए कहा कि मैंने कॉकरोच उन लोगों को कहा था जो फर्जी डिग्री लेकर वकालत और मीडिया जैसे पेशों में घुस आए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या CJI इन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे थे, और अगर ये सच है तो ऐसा हुआ कैसे। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर सालों से खड़ी एक विवादित मूर्ति आखिरकार हटा दी गई। ये वही मूर्ति थी जिसमें धड़ से कटी हुई 2 टांगें और ऊपर फुटबॉल बनी हुई थी। इस मूर्ति को लंबे समय से विवाद चल रहा था। कई लोग इसे स्टेडियम की पहचान मानते थे तो कई लोग फुटबॉल फैंस और स्थानीय लोग इसे बदसूरत और डरावना बताते थे। अब बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते साथ ही इसे हटा दिया है। शनिवार सुबह जब लोग सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे तो देखा कि VVIP गेट के पास लगी ये विशाल संरचना पूरी तरह गायब हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि ये मूर्ति खुद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के डिजाइन आइडिया पर बनाई गई थी और इसे 2017 में FIFA U17 वर्ल्ड कप से पहले लगाया गया था। इस ढांचे पर बिस्वा बांग्ला का भी लोगो लगा हुआ था, जो TMC सरकार की पहचान माना जाता था। बीजेपी का कहना है कि जब से ये मूर्ति लगाई गई तभी से TMC के बुरे दिन शुरू हो गए। हालांकि अब तक TMC की तरफ से मूर्ति हटाए जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिल्ली के लुटियंस इलाके में स्थित ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लब को केंद्र सरकार ने 5 जून तक खाली करने का आदेश दे दिया है। ये आदेश लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि 27 एकड़ की यह जमीन देश की सुरक्षा और डिफेंस से जुड़े ढांचों के लिए मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। इसी वजह से इस बेहद अहम और संवेदनशील इलाके में स्थित जमीन को वापस लेने का फैसला किया गया है। क्लब को भेजे गए पत्र में साफ कहा गया कि ये जमीन अब सार्वजनिक हित और रणनीतिक जरूरतों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। ये जमीन लुटियंस दिल्ली के उस क्षेत्र में है जहां प्रधानमंत्री आवास और कई अहम सरकारी संस्थान मौजूद हैं। इसी वजह से इसे सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी माना जाता है। सरकार ने कहा है कि अगर तय समय सीमा पर जमीन खाली नहीं की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन खुद कब्जा ले लेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को अदालत से एक और बड़ा झटका लगा है। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान की सजा बढ़ाकर अब 10 साल कर दी है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सजा 7 साल ही रखी गई है। इसके साथ ही दोनों पर जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है, जिसमें आजम खान पर 5 लाख और अब्दुल्ला पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। ये पूरा मामला फर्जी दस्तावेजों और 2 अलग-अलग पैन कार्ड बनवाने के आरोपों से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने पहले नवंबर 2025 में दोनों को 7 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन इसके बाद अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग की थी। इसी अपील पर सुनवाई के बाद शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और आजम खान की सजा बढ़ा दी गई। पश्चिम बंगाल में CPM ने दावा किया है कि राज्य में TMC की पकड़ कमजोर होती जा रही है और लेफ्ट एक बार फिर से मुख्य विपक्षी ताकत के रूप में उभरने की तैयारी में है। CPM के राज्य महासचिव मोहम्मद सलीम ने हमला बोलते हुए कहा कि TMC की स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो गर्मी में बर्फ की तरह पिघल रही है। सलीम ने दावा किया कि राज्य में जनता के बीच धीरे धीरे TMC के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है और लोग लेफ्ट पर विश्वास कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर खबर के अपडेट के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.